अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो मेडिवल हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक है। मेडिवल हिस्ट्री में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक खिलजी डायनेस्टी। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ा था आपका हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत में जो हमने स्लेव डायनेस्टी डिस्कस की थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं खिलजी डायनेस्टी को। खिलजी डायनेस्टी में तीन ही राजा आते हैं जिसमें आपको पढ़ना है पहला राजा, फाउंडर या फर्स्ट किंग कौन रहा है, और इसके अलावा आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है। और लास्ट किंग आपको याद रखना है हु वाज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें खिलजी डायनेस्टी की तो ये स्टार्ट होती है 1290 एडी में और इसका टेन्योर खत्म होता है 1320 एडी में। उसके बाद यहीं पे अगर हम बात करें खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था सबसे पहले दे वर प्रोबेबली तुर्किश। कौन से कहां से एरिया से बिलोंग करते थे, तो दे वर प्रोबेबली तुर्किश ओरिजिन बट हैड अफगान इन कैरेक्टर। याद रखना है अफगान कैरेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो वो अफगान इन कैरेक्टर थे। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो वो कौन थे, वो थे तुर्क्स। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो आपके स्लेव्स आते हैं, खिलजीज आते हैं एंड उसके बाद तुगलक्स जो होते हैं ये सारे के सारे तुर्क्स होते हैं। और इसके बाद जो सईद्स आते हैं वो आपके होते हैं डिस्प्यूटेड, जिनका आज तक हमें मालूम नहीं चला कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। और आखिर में जो आते हैं लोधी डायनेस्टी। लोधी जो होते हैं वो होते हैं अफगान्स, और वो अफगान्स पहले रूलर्स हिंदुस्तान में होते हैं जो रूल करते हैं। दूसरा दे रिप्लेस, वो किसको रिप्लेस करते हैं, तो दे रिप्लेस द इल्बरी डायनेस्टी। इससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, तो जिसे कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी या इल्बरी। और जब ये आते हैं तो इसके टर्म खिलजी डायनेस्टी को कहा जाता है आल्सो नोन एज खिलजी रेवोल्यूशन। ये आपको याद रखना है। बिकॉज क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट मार्क्ड द एंड ऑफ पावर टेक तुर्किश नोबेलिटी एंड इसके अलावा रशियन डिक्टेटरशिप का खत्म हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है खिलजी रेवोल्यूशन। अगर खिलजी रेवोल्यूशन की बात की जाए या खिलजी एम्पायर की, तो पहला जो बादशाह इसमें रहता है वो कौन होता है, वो होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ही वाज द फाउंडर एंड आल्सो द फर्स्ट किंग ऑफ द तुर्किश या खिलजी एम्पायर इन इंडिया। इसकी बात की जाए बादशाह बने थे 1290 एडी में और 1296 एडी में इनकी डेथ हुई थी। इनका मर्डर हुआ था, किसने करवाया था, इनके ही नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी ने। फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और ही फॉलोड द मिल्ड एंड जनरस पॉलिसीज। हुआ क्या था इन 1294 में क्या हुआ, यहां पे आपको याद रखना है हुआ क्या था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इनके नेफ्यू क्या थे, जब इन्होंने इनके नेफ्यू थे अलाउद्दीन खिलजी। और जब जलालुद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था देवगिरी के लिए, तो देवगिरी का जो राजा था वो था रामचंद्र। तो रामचंद्र को देवगिरी को फतह करने के लिए किसने अटैक किया, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू आपको याद रखना है वो कौन होता है, वो होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो हुआ क्या था, जब इन्होंने देवगिरी को जीता था बाई रामचंद्र से, जब उनको डिफीट किया था, तो जब वो वापस आ रहे थे वहां से, तो इसी खुशी में, इसी ये जो कॉन्क्वेस्ट इन्होंने की थी उसी की खुशी में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक फंक्शन रखा सेलिब्रेशन करने के लिए। तो हुआ क्या, उन्होंने वहीं पे ये भी प्लान किया कि अपने चाचा को वो मार देंगे। तो क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने जब वो वहां से वापस आए तो उसका वेलकम करने के लिए कौन आगे बढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी जो उसका नेफ्यू था। तो हुआ क्या, वहीं पे कहा जाता है कि उसने एक ऐसा
हट सा बनाया, जिसमें क्या हुआ, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी उसमें एंटर हुआ तो वो सारा का सारा हट जो था वो उसके ऊपर गिरा, और जिससे क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी की मौत हो गई। तो जब उसकी मौत हो जाती है तो हिंदुस्तान में खिलजी डायनेस्टी का न्यू किंग अपॉइंट होता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है ये बादशाह बनता है 1296 AD में अपने चाचा को मार के, और ये रूल कर पाता है टिल 1316 AD तक। इस बीच ये क्या क्या करता है, इसको कहा जाता है सबसे क्रूअल वाला बादशाह हिंदुस्तान का। तो क्यों कहा जाता है, आपने इसके ऊपर मूवी भी बनी है पद्मावत, आपने देखी भी होगी। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका असल नाम क्या है, इसका असल नाम है अली गुरशाप। ये आपको याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम क्या था। दूसरा, ये पहला सुल्तान होता है दिल्ली का। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड द रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। पहला राजा होता है दिल्ली का जो सेपरेट करता है किसको, रिलीजन को, फ्रॉम पॉलिटिक्स से, विच मीन इससे पहले जो सुल्तान होते थे वो क्या करते थे, वो अपने रिलीजियस एडवाइजर से कोई भी सजेशन एडवाइस लेते थे, लेकिन इन्होंने सारे के सारे रिलीजियस हेड्स को पॉलिटिक्स से अलग ही कर दिया था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो इन्होंने डेक्कन में कंक्वेस्ट की थी, इंडिया का जो डेक्कन वाला एरिया है उसको जब इससे जीता तो इसको उसने किस अपने मिलिट्री कमांडर को वहां पे भेजा था, तो उसका नाम आपको याद रखना है, ही वाज मलिक कफूर। मलिक कफूर जो था उसको उसने भेजा था डेक्कन का एरिया कंक्वेस्ट करने के लिए, और उसने किया भी था, जिसमें आपको याद रखना है डेक्कन का एरिया उसने जीता था यादवास ऑफ देवगिरी से, दूसरा ककत्यास जो वारंगल के थे, तीसरा होयसाला जो एरिया था दवाराम उद्राम, ठीक है, और पांड्यास जो थे वो मदुरई। ये सारे के सारे डेक्कन में अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, सिर्फ सिंपल आपको याद रखना है कि डेक्कन में साउथ में किसने लीड किया था कॉन्क्वेस्ट को, आर्मी के एक्सपीडिशन को, किसके लिए, फॉर अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो वो कौन था, ही वाज मलिक कफूर। और इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने आप को क्या कहा था, he caused himself called as second अलेक्जेंडर। ये आपको याद रखना है कि सेकंड अलेक्जेंडर किसने कहा था अपने आप को, तो वो कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी, या इसे कहा जाता है आल्सो नोन एज सिकंदरे सानी। और ये क्या करता है, जो कॉइन्स निकालता है, करेंसी निकालता है, उसके ऊपर खुतबा भी इसने लिखा होता है, ये अपने नाम से ऊपर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उसने क्या किया था, इसको क्रूअल बादशाह क्यों माना जाता है, देखिए हुआ क्या था, हर किसी बादशाह को टेरर फैलाने के लिए वो कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन पास करता है या कुछ ऐसे काम करता है जिससे क्या होता है, पब्लिक आपके खिलाफ कुछ भी विस्परिंग वगैरह नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या किया था, अगर कोई भी आदमी अगेंस्ट द किंग कुछ बोलता है, ठीक है, या रिवोल्ट करता है, तो इससे क्या किया था, उसकी और जिससे रिवोल्ट किया उसको और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। तो ये उसने एक ऑर्डिनेंस निकाला था कि जो म्यूटिनर्स होंगे उनको जेल में या प्रिजन में रखा जाएगा, क्यों, ताकि दोबारा से कोई और उसके खिलाफ रिवोल्ट ना कर पाए। इसके अलावा जब इसने चित्तौड़ को कैप्चर किया था, जब चित्तौड़ को कैप्चर किया था उसके बाद चित्तौड़ का नाम उसने नाम रखा था खिजराबाद। खिजराबाद क्यों नाम रखा था, इसका एक बेटा था खिजर खान, उसी के नाम के ऊपर इसने नाम रखा था चित्तौड़ का खिजराबाद। इसके अलावा अगर इसकी मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में बात की जाए तो उससे क्या किया, अलाउद्दीन ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द मेडिवल इंडिया। याद रखना ये वाला पॉइंट, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश जो था उसने उसकी अपनी आर्मी थी बट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो जब ये बादशाह बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो ये क्या करते हैं, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखते हैं।
और इसके अलावा वो एबॉलिश करता है एकता सिस्टम। देखिए एकता क्या होता था, तब क्या होता था, इससे पहले अगर बादशाहों की बात करें हम, तो वो क्या करते थे, अगर कोई भी मिलिट्री ऑफिसर अगर आप उसको मिलिट्री वगैरह के लिए एक्सपीडिशन वगैरह के लिए ले जाते हैं तो उसको उसके बदले क्या देते थे, आप लैंड देते थे, एकता देते थे, टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा। लेकिन जब ये बादशाह बनते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तो अपनी परमानेंट आर्मी बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, वो एकता सिस्टम खत्म करते हैं, उसके बदले वो उनको पैसा देते हैं एज पे। इसके अलावा वो क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ही इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा सिस्टम। दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किए, बाय अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग क्या होता था, विच मीन्स होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। जितना अच्छा आपके पास सोल्जर होगा उतना अच्छा ब्रांड उसको दिया जाएगा घोड़े का, और सबसे अच्छे घोड़े माने जाते थे तब अरब के घोड़े। इसके अलावा जो चेहरा होता था इसमें क्या होती थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स की डिस्क्रिप्शन होती थी। इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या निकाला था उन्होंने कुछ 4 ऑर्डिनेंस निकाले थे, जिसमें पहला वाला ऑर्डर क्या निकाला था उन्होंने कहा था कि एम एट द कन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोनमेंट्स एंड फीस ग्रांटेड ऑफ लैंड। देखिए पहला ऑर्डिनेंस इन्होंने क्या निकाला था कि कोई भी जो भी लैंड दी गई है, पहले क्या होता था, रिलीजियस जो एडवाइजर्स होते थे उनको लैंड एज अ गिफ्ट दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने रिलीजन को ही अलग कर दिया पॉलिटिक्स से। इसके बावजूद इन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लैंड मौलवीज वगैरह या रिलीजियस हेड्स के अंडर है एज अ गिफ्ट, तो वो क्या किया जाएगा, उस लैंड को कन्फिस्केट किया जाएगा, उस लैंड को जब्त किया जाएगा। दूसरा ऑर्डिनेंस उसने क्या निकाला था, उसने ही रीऑर्गेनाइज द स्पाइस सिस्टम। स्पाइस सिस्टम को उसने रीऑर्गेनाइज किया। अगर पूछा जाए कि स्पाइस सिस्टम को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो थे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने स्पाइस सिस्टम, जासूसी वाला सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में लाया था। लेकिन अगर रीऑर्गेनाइज पूछा जाए तो वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो स्पाइस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको कहा जाता था बरीद एंड मोहियान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड ऑर्डिनेंस इन्होंने क्या निकाला था, प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन एंड ड्रग्स। इन बादशाह के होते हुए कोई भी ड्रग्स वगैरह का, वाइन शराब वगैरह नहीं पिएगा, ये इसका थर्ड ऑर्डिनेंस था। और फोर्थ ऑर्डिनेंस की बात की जाए, चौथा जो इसने कानून निकाला था, ऑर्डर निकाला था, वो क्या था कि कोई भी नोबल शुड नॉट हैव गैदरिंग। ठीक है, कोई भी नोबल वगैरह 2 या जैसे कर्फ्यू लगता है उसमें 2 या 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाता है, वैसे ही इन्होंने भी ऑर्डर निकाला था कि मेरे होते हुए क्या होगा, कोई भी नोबल 2-4 लोगों से ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया था उन्होंने, उनको पता था कि 2-4 नोबल्स अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक बादशाह के खिलाफ विस्परिंग वगैरह करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, ही आल्सो डिस्कार्डेड उलमाज वगैरह को इन्होंने डिस्कार्ड किया था फ्रॉम रिलीजियस अफेयर से। ये कुछ 4 ऑर्डिनेंस है, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ही एस्टैब्लिश दीवाने मुस्तखराज, याद रखना, दीवान ए मुस्तखराज क्या किया था, ये डिपार्टमेंट था रेवेन्यू का। किसने एस्टैब्लिश किया था, बाई अलाउद्दीन खिलजी। ये डिपार्टमेंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, इसने क्या बिल्ड किया, ही बिल्ड अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रीन, और इसके अलावा इसको कहा जाता है, इट इज रिगार्डेड एज द ज्वेल ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, याद रखना, ज्वेल ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है, वो है अलाई दरवाजा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट भी इन्होंने ही बनवाया है। इसके अलावा इन्होंने और क्या कंट्रीब्यूशन किया, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस इन्होंने लाए थे, जिसमें आपको याद रखना, एक
गहरी जो होता था हाउसिंग टैक्स, घर से गहरी हाउस का टैक्स जो देना पड़ता है। और दूसरा चिराई, चिराई क्या होता है, विच मीन्स होता है ग्रेजिंग टैक्स। तो जब ये होता है तो इसके बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट जो किंग बनते हैं वो होते हैं आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ही वाज द लास्ट किंग, लिखा यहाँ पे मेंशन किया है, ही वाज द थर्ड एंड लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जो रूल कर पाता है ओनली फॉर 4 ईयर्स, कब से कब तक, 1316 से लेकर 1320 एडी तक। इसके अलावा ही वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, जब 18 साल के थे तो वो बादशाह बने थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ही वाज द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज खलीफा या कैलिफ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज खलीफा या कैलिफ, CALIPH, ये आपको याद रखना। देखो खलीफा या कैलिफ जो होता था वो कौन होता था, ही इज कंसिडर्ड वाज द हेड ऑफ द इस्लाम, इस्लाम का जो हेड होता था उसे कहा जाता था खलीफा या कैलिफ। तो कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने डिक्लेयर किया था अपने आप को कि मैं खलीफा हूं, तो वो कौन सा सुल्तान था, ही वाज सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड ही वाज द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। और इसका मर्डर किसने किया था, ही वाज किल्ड बाय खुसरो खान, खुसरो खान ने उसका मर्डर किया था। और यहीं पे क्या होता है, खिलजी डायनेस्टी डाउनफॉल कर जाती है। अगर फॉल की बात की जाए यहीं पे खिलजी डायनेस्टी का डाउनफॉल, तो द खिलजी सल्तनत खुसरो खान हु किल्ड द गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो गवर्नर थे डिपलपुर के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है वो होती है आपके तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में भी आपको 3 ही राजा याद रखने, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन तुगलक और आखिर में है आपका फिरोज शाह तुगलक। इनकी बात की जाए तो इनका जो टेनवर रहता है 1320 में स्टार्ट होता है और 1414 में क्या होता है, वो एंड हो जाता है। अगर इनकी तुगलक डायनेस्टी की बात की जाए तो ये भी बिलोंग करते थे मुस्लिम फैमिली से, और ये कौन थे, ये भी तुर्किश ओरिजिन थे। और कौन से थे, ये थे काराना तुर्क, एक ट्राइब थी जिसको कहा जाता मिक्सचर ऑफ तुर्क ट्राइब। इसकी बात की जाए तो तुगलक डायनेस्टी की, तो पहले राजा कौन रहते हैं, ही वाज गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन इंडिया, जो रूल कब से कर पाते हैं, फ्रॉम 1320 से लेकर 1325, सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक ही वो रूल कर पाते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज गाजी खान, और गाजी तुगलक भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, आल्सो द फर्स्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी। दूसरा नेक्स्ट आपको याद रखना है, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एडेड द वर्ड गाजी ऑन हिज नेम। देखो ये पहला ऐसा सुल्तान है दिल्ली का जिसने क्या किया, अपने नाम के ऊपर एक वर्ड इस्तेमाल किया जिसका क्या नाम है, गाजी। गाजी, गाजी विच मीन्स क्या होता है इस्लाम में अक्लमंद आदि, एक बुजुर्ग आदमी। तो याद रखना कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अपने नाम के ऊपर वर्ड लिया था गाजी का, वो कौन है, वो है आपका गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इससे क्या इंट्रोड्यूस किया था, ही इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो होता था वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे लैंड को मेजर किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, गज ए सिकंदरी किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस किया था इसको भाई गयासुद्दीन तुगलक ने। और गज से याद रखना, गज क्या होता है, विच मीन्स होता है फीट, गज एक फीट। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे लैंड को मेजर किया जाता था। नेक्स्ट अगर यहीं पे बात की जाए तो ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ जजिया। याद रखना जजिया जो टैक्स होता था एक तरह का,
इसको देना किसने बैन किया था? ही वाज सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने जजिया टैक्स को बैन किया था। याद रखना, एबॉलिश नहीं किया, एबॉलिश आगे जाके होते हैं जब मुगल एम्पायर में अकबर बादशाह बनते हैं और वो खत्म करते हैं इसको 1564 में। एंड स्टॉप्ड विजिट्स ऑफ वुमेन इन द टॉम्स ऑफ पीर। इससे क्या किया? दूसरा, जो वुमेन्स होती थी वो पीर की दरगाह में जाने से इसने क्या किया था? उनको दरगाह में जाने से मना कर दिया था। इसके अलावा ही ऑर्गेनाइज द पोस्टल सिस्टम। क्या इसने ऑर्गेनाइज किया था? पोस्ट वाला सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई भी डाक, कोई भी न्यूज ले जानी होती थी तो वो किसने पोस्टल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को किसने लाया था? ही वाज ये लाया था आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। एंड इन द आर्मी सिस्टम, और इसके अलावा ही बिल्ड फोर्टिफाइड सिटी ऑफ। इसने कौन सी सिटी को बिल्ड किया था? तुगलक आबाद को, और इसी को बाद में इसने कैपिटल भी बनाया था। इसके अलावा आपको मोस्ट फेमस पर्सनालिटी एक याद रखनी है, वो कौन होते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जो तब के सूफी सेंट थे, वो तब किस बादशाह के दौरान थे? तो ही वाज द किंग। कौन था तब का? गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा याद रखना है आपको, ही अडॉप्टेड अ बैलेंस्ड पॉलिसी ऑफ रस्म फज्र, यह आपको याद रखना। और इनकी डेथ हुई इन 1325 AD ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ वुडन पवेलियन। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि सम हिस्टोरियन ओपिनियन दैट द डेथ वाज ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि क्या हुआ था, इसका ही जो बेटा आता है मोहम्मद बिन तुगलक, आगे जो बादशाह बनेगा, उससे क्या किया था? अपने ही बाप का मर्डर कर दिया था। कैसे? एक लकड़ी का हट बनाया और जैसे ही वो एंटर होता है उसमें तो पूरा का पूरा हट उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे क्या होता है? गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है, उसका मर्डर होता है। और नेक्स्ट हिंदुस्तान में नेक्स्ट बादशाह कौन बनते हैं? वो बनते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? फ्रॉम 1325 से लेकर 51 AD तक। और इनका असल नाम अगर देखा जाए तो असल नाम है इनका क्या? जोना खान। और ये ग्रेट स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड अराबिक के थे। ठीक है, इनको बहुत अच्छी पर्शियन भी आती थी और इसके अलावा अराबिक भी आती थी। अर्लियर ही वाज नोन एज जोना खान, रिसीव्ड द टाइटल। याद रखना, इनको टाइटल क्या रिसीव किया था? इनको टाइटल मिला था उलग खान से। उलग खान का टाइटल मिला था। किससे मिला था? फ्रॉम गयासुद्दीन। गयासुद्दीन से मिला था। क्यों मिला था? फॉर हिज मेरिटोरियस वर्क एंड हिज अनडाइंग कमिटमेंट टू द स्टेट। ठीक है, इसको टाइटल मिला था। आपको इतना याद रखना सिर्फ कि उलग खान इनका टाइटल था। किसने दिया था? तो किसने दिया था? आपको गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट अगर बात की जाए, he was the first sultan of Delhi who visit the tomb of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह कहाँ पे है? तो वह है आपकी अजमेर में। अजमेर में पूछा जाए कहाँ पे है तो इंडिया में अजमेर कहाँ पे? आपके राजस्थान में है। तो ये पहले ऐसे राजा होते हैं जो विजिट करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसके अलावा क्या करते हैं? देखो, ये पढ़े लिखे बहुत ज्यादा थे। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई बादशाह हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत में था तो वो था आपका कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जितना ज्यादा ये पढ़ा लिखा था उतना ही ज्यादा सबसे बड़ा ये अनपढ़ बेवकूफ था। कैसे था? इसने क्या किया था? इसने कुछ 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? 4 के 4 एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन 4 के 4 एक्सपेरिमेंट एट द एंड क्या होता है? वो फेल हो जाते हैं, जिसकी की वजह से इसको कहा जाता है पढ़ा लिखा अनपढ़। वो 4 अगर देखा जाए इसने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पहला क्या किया था इसने? ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। क्या किया इसने? दिल्ली से इसने अपनी कैपिटल को ही ट्रांसफर कर दिया।
फ्रॉम कहां से, दिल्ली से लेकर कहां, देवगिरी पहुंचे, और देवगिरी का बाद में नाम रीनेम कर दिया था एज दौलताबाद। और इसके अलावा क्या हुआ, देखिए अब अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कैपिटल को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, आजकल के दौर में कैपिटल शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इसके अलावा जितने भी ओल्ड रिकॉर्ड, जितने भी डिपार्टमेंट, सारे के सारे आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो तब क्या हुआ, इन्होंने जब शिफ्ट किया तो कहा जाता है कि इसके टाइम पे जब इन्होंने शिफ्ट किया तो 3-4 महीने लगे इनको। दौलताबाद नीचे है आपका महाराष्ट्र वगैरह में। तो क्या किया, दिल्ली से जब ये निकले तो सारे के सारे बुजुर्ग, बच्चे, औरतें वगैरह सब जब इसके साथ चलना शुरू हो गए तो बीच रास्ते में ही क्या हुआ, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे क्या हुए, ठीक है, भूख की वजह से, खाना खत्म होने की वजह से क्या हुआ, वो उनकी डेथ हो गई। जिससे कहा जाता है कि इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या हुआ, फेल हो गया। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है, इब्ने बतूता 2021 का केस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इब्ने बतूता मैचिंग करके पूछा गया था। तो यार रखना, इब्ने बतूता जो एक राइटर था 1334 एडी में, तब बादशाह कौन था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये कहां से आया था, ही वॉज द ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, ये आपको याद रखना है। एंड ही विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये आए थे तो इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी बुक आपको याद रखनी है, रिहाला। रिहाला जो बुक है वो किसने लिखी है, भाई इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कहां से आए थे, तो ये आए थे मोरक्को से। किस बादशाह, कौन सा बादशाह था तब यहाँ पे, तो तब था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट अगर बात की जाए दूसरा एक्सपेरिमेंट, तो इससे क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, करेंसी ही बदल दी थी इसने। आगे जाके ये भी फेल हो गया था। इससे पहले अगर बात की जाए, जिन्होंने ये भी इंस्पायर थे कि पहले, इससे पहले टोकन करेंसी चेंज हुई थी, वो हुई थी चाइना में, वहीं से इंस्पायर्ड थे ये। लेकिन हिंदुस्तान में क्या होता है, ये इसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है। कब की थी इन्होंने टोकन करेंसी, कब लाई थी, तो 1329 एडी में या 1330 एडी में ही इशूड। और जो इशू की थी इसने, वो की थी ब्रॉन्ज की करेंसी, ब्रॉन्ज की करेंसी विच हैव द सेम वैल्यू उसकी सेम थी एज कंपेयर टू सिल्वर कॉइन्स के, लेकिन ये आगे जाके फेल हो जाती है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम क्या था, दीवाने कोही, KOHI, दीवाने कोही। याद रखना क्या है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। किसने बनवाया था, तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बनवाया था। ये इसके 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। नेक्स्ट उसने जो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जो लोन्स लिए जाते थे उसको कहा जाता था सौंदर, सौंदर विच मीन्स क्या होता है, एग्रीकल्चर लोन। इसके अलावा भी क्या किया था, वलीउल खराज, वलीउल खराज जो था ये था पोस्ट, ये एक पोस्ट थी फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एट ऑल द प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पे जो रेवेन्यू कलेक्ट होते थे, ठीक है, उसके लिए रेवेन्यू कलेक्टर के लिए क्या पोस्ट अपॉइंट की थी उन्होंने, कौन सी पोस्ट बनाई थी, वलीउल खराज। ये आपको याद रखना, खराज विच मीन्स क्या होता है, लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड है। ये इसके 2 एक्सपेरिमेंट हो गए। इसके अलावा तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन था, टैक्सेशन इन दुआब, टैक्सेशन इन दुआब। दुआब क्या होता है, देखिए जब इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, तो क्या हुआ, जब ये नीचे चले गए, इंडिया के प्लान एरिया में चले गए, दुआब वगैरह, दुआब होता है, क्या होता है, 2 दरिया के बीच में जो लैंड होती है उसे कहा जाता है दुआब। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो लैंड अब जो दरिया के बीच में होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इनको लगा कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ से होता है, तो इन्होंने क्या किया, हैवी टैक्स लगा दिया उन दुआब के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, तभी इसी के दौरान क्या होता है, सूखा पड़ जाता है और ये वाला एक्सपेरिमेंट, फसल होती नहीं है और ये वाला एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है, ठीक है। और इनका जो 4th एक्सपेरिमेंट है वो कहा जाता है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन इसने की थी टुवर्ड्स
कुराचिल, एक्सपीडिशन टूवर्ड्स कुराचिल। कहा जाता है कि ये जो कुराचिल है आज तक इस जगह का पता नहीं चला कि ये असल में है कहाँ पे। बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में है, बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ये कुमाऊं में है। कुमाऊं जो आपका गढ़वाल वाला एक प्रोविंस है, गढ़वाल उत्तराखंड में एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है ये तिब्बत वाला एरिया है। तो अब अगर इन तीनों एरियाज को देखेंगे हम, तो तीनों एरियाज में क्या होता है, यहाँ पे बर्फ गिरती है। तो कहा जाता है कि इसने कुराचिल को एनेक्स करने के लिए अपनी आर्मी को भेजा इन नवंबर दिसंबर में। लेकिन होता क्या है, अब इन तीनों एरियाज को देखेंगे अगर आप, तो तीनों एरियाज में बर्फ होती है। तो कहा जाता है कि जब इसने अपनी आर्मी को भेजा तो भेजा जरूर, लेकिन क्या हुआ, बीच में जब बर्फ गिरी तो उसके बाद आने जाने का रास्ता, कम्युनिकेशन जो था बिटवीन कैपिटल एंड कुराचिल के बीच में और इसके आर्मी के बीच में, वो खत्म हो गया और इसकी सारी की सारी आर्मी जो थी वो कुराचिल में ही मारी गई। और ये वाला एक्सपेरिमेंट, इन 4 एक्सपेरिमेंट को लेके कहा जाता है कि ये तब का सबसे बड़ा बेवकूफ वाला बादशाह था। ठीक है, ये है अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट बात की जाए तो लास्ट किंग जो रहता है वो होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो होते हैं, ही वाज द लास्ट किंग ऑफ तुगलक डायनेस्टी, और ये रूल कर पाते हैं फ्रॉम 1351 से लेकर फ्रॉम 1388 एडी तक। और ये एक ऐसे बादशाह होते हैं जो काफी ज्यादा लोगों के लिए काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखने हैं इनके टैक्सेस। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे, ही एबॉलिश्ड ऑल द टैक्सेस, सारे के सारे टैक्सेस इसने खत्म किए थे। लेकिन ही कीप्ड ओनली 4 टैक्सेस। इससे कितने टैक्सेस रखे थे, सिर्फ और सिर्फ 4 टैक्सेस रखे थे, बाकी सारे के सारे टैक्सेस इसने खत्म किए थे। वो 4 जो टैक्सेस इसने रखे थे ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है खराज। खराज जो होता है वो होता है लैंड रेवेन्यू का टैक्स, जो लैंड रेवेन्यू में पे किया जाता है। दूसरा होता है ज़कात, ज़कात को इन्होंने रखा था जिसको पे करते हैं मुस्लिम। तीसरा होता है जजिया, जजिया इन्होंने रखा था जिसको पे कौन करते हैं, नॉन मुस्लिम। और चौथा आखिरी जो था वो था खुम्स। खुम्स जो था वो होती थी लूटेड वेल्थ फ्रॉम द वॉर, लूटेड वेल्थ फ्रॉम वॉर। देखिए होता क्या था, ये 4 जो टैक्सेस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं मैचिंग करके। ठीक है, पूछा जाता है खराज कौन सा टैक्स था, तो याद रखना खराज लैंड रेवेन्यू था, ज़कात जिसको मुस्लिम पे करते हैं, जजिया जजिया जिसको नॉन मुस्लिम्स पे करते थे, और खुम्स क्या होता था, लूटेड वेल्थ फ्रॉम वॉर। होता क्या था, अगर एक बादशाह ने किसी टेरिटरी के ऊपर अटैक किया, जब उसको वो जीतता था तो उस टेरिटरी की जो वेल्थ होती थी उसको लूटा जाता था, तो उसी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अमंग हिज आर्मी या इसके सोल्जर, और एक्स्ट्रा ज्यादा अगर होती थी तो वो नीडी पीपल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये 4 टैक्सेस इन्होंने रखे थे, बाकी सारे के सारे टैक्सेस इन्होंने खत्म किए थे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज इरिगेशन टैक्स। पहला ऐसा सुल्तान होता है फिरोज शाह तुगलक जो इरिगेशन टैक्स लगाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, हक ए शर्म। हक होता है जो आपको देना ही देना है, जो राइट है सुल्तान को कलेक्ट करने का राइट है। ठीक है, वो कौन सा है, हक के शब्द। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ही एस्टैब्लिश्ड न्यू डिपार्टमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ न्यू डिपार्टमेंट्स को लाया गया था, बनाए गए थे कुछ न्यू डिपार्टमेंट, जिसमें आपको याद रखना एक दीवाने खैरात। दीवाने खैरात जो होता था, खैरात से मतलब होता है विच मीन्स यहाँ पे सदका जारिया वगैरह जो भी दिया जाता है आपको, ठीक है, वो सारा का सारा कहाँ पे होता था, एक डिपार्टमेंट में जिसका नाम है दीवाने खैरात। कोई भी हेल्प वगैरह अगर आपको करनी है किसी भी जरिए की,
चाहे आपको पैसे देना है, चाहे आपको मदद करनी है, किसी के कपड़े वगैरह देके कुछ भी करना है तो आपको देना पड़ता था, इस डिपार्टमेंट में जमा करवाना पड़ता था। और यहाँ से क्या होता था, जो बादशाह होता था वो नीडी पीपल की, पोर पीपल्स की क्या होती थी, ज़रूरतें इस डिपार्टमेंट से पूरी करवाते थे, जिसमें मैरिजेज वगैरह भी होती थी, करवाई जाती थी ऑर्फन्स वगैरह की। नेक्स्ट एक और डिपार्टमेंट बनाया था उन्होंने, दीवाने बंदागान। दीवान ए बंदागान, बंदा से याद रखना, बंदा। इसमें कौन होते थे, इसमें रखे जाते थे स्लेव। और तब जब स्लेव आदमी को बेचा जाता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, लेकिन होता था एज अ स्लेव बेचे जाते थे। तो वो सारे के सारे स्लेव जो रहते थे वो इस डिपार्टमेंट में रहते थे। अगर किसी को स्लेव की जरूरत पड़ती थी तो वो इस डिपार्टमेंट से स्लेव खरीद सकता था। नेक्स्ट थर्ड डिपार्टमेंट, लास्ट डिपार्टमेंट, दार उल शिफा। दारुल शिफा जो होता था, शिफा विच मीन्स होता है, शफा है ये, ठीक है, विच मीन्स होता है हॉस्पिटल। तो ये आपको याद रखना है, हॉस्पिटल इन्होंने बनाए थे दारुल शिफा। तो ये होता था, इसमें क्या होता था, फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल, हर किसी को यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं देखा जाता था हिंदू मुस्लिम वगैरह या कलर वगैरह, इसमें दिया जाता था, हर किसी का ट्रीटमेंट होता था। और वो कैसे होता था, वो होता था इस डिपार्टमेंट में, और वो सारा का सारा फ्री होता था। इसके अलावा आपको याद रखना है फॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल कैसे हुआ, तो याद रखना आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है तो तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल हो जाता है। और इसके अलावा जब जिसके बाद जो उसके रूलर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो रैपिडली बहुत तेज़ी से डिक्लाइन कर जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आपकी तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है, वो होती है आपकी सैयद डायनेस्टी। और सैयद जो डायनेस्टी है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सैयद डायनेस्टी। इसके अलावा आपकी बचती है लोधी डायनेस्टी, और नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी मुगल एम्पायर को भी शुरू करेंगे। उम्मीद है कि ये सारा का सारा आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा जो टेलीग्राम जो PDF है वो आपकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी। आप क्या करें, वीडियो इसको एंड तक देखते रहिए, उम्मीद है कि ये सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा।